ये डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, और ये जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया जा रहा है ये इन्होंने किया है, और इसे तत्काल हटाया जाए, किसके मर्जी से इन्होंने किया है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े होते हैं संविधान सभा में और 4 नवंबर को कहते हैं ऑफ इंडिया हैविंग फर्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक टू इंश्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि हम भारत के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे ये इस पीढ़ी का विचार है। कब? ये 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू होगा, उस संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई ये इस पीढ़ी का विचार है। मैं आने वाली पीढ़ी को इसमें बांधना नहीं चाहता। मुझे पता है कि समाजवादी व्यवस्था अच्छी होती है और पूंजीवादी व्यवस्था खराब है, और खास करके भारत जैसे देश के लिए। मैं इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को इस विचार से नहीं बांधना चाहता। मैं उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर कोई समाजवादी व्यवस्था से और पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर कोई व्यवस्था आ जाती है तो वो पीढ़ी उस व्यवस्था को अपनाए और आगे बढ़ जाए। मैं उसे स्वतंत्र छोड़ना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि आप अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो समाजवादी व्यवस्था से भी अगर कोई बेहतर व्यवस्था आगे भविष्य में आती है तो आपको उसको अपनाना है और उसके लिए आगे बढ़ना है। बड़े समाज को कैसे बांधा गया है कि वो जिनको ये संघर्ष करना था अपने रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए, वो यही टिक गया है कि नहीं, मेरे बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो वहीं पर टिका हुआ है। और तो ये कह रहे हैं कि संविधान क्या क्या भूमिका होती है, रोल है कि भाई देश कैसे चलेगा। ये सारे देश अपना संविधान शासक वर्ग जो होता है बनाता है, और उसमें थोड़ा सा रूप फंडामेंटल राइट्स दे देते हैं, पूरी जनता के लिए होता है। बाकी आपको सारे संविधान की हमें जरूरत नहीं होती। जो आम इंसान है उसको कि फंडामेंटल राइट्स हमें क्या दिए हैं वही मूल होता है। तो 12-13 देशों के जब संविधान को मैंने पढ़ा तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि अभी आपके बगल में एक देश है वियतनाम। वियतनाम 1980 तक अमेरिका के कब्जे में था, और मात्र 80 साल में 20-30 अभी मात्र 40 साल भी नहीं हुए और वो देश अपने देश से गरीबी का उन्मूलन कर दिया है। अपने देश से गरीबी का उन्मूलन कर दिया है। वहां कोई गरीब नहीं रहा, क्योंकि वहां जो पॉलिसी बनाई जाती है वो जो संविधान है, उस संविधान में यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता दिया हुआ है। संविधान में चीन ने भी धार्मिक स्वतंत्रता दिया, और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और चीन का मात्र 131 अनुच्छेदों का संविधान है। जितना यहाँ पर संशोधन हो चुका है इस देश के संविधान में, चीन के संविधान में 131 अनुच्छेद मात्र हैं, और भारत में कितने संविधान का संशोधन हो चुका, कितने नंबर हो गए? शायद 131 या 30 ऐसे हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, तो ये चीजें संविधान क्या है, भारत यहाँ गोरखपुर की भाषा में ठीक कि आप लोग अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता, वो पता है वक्ता मीन्स क्या होता है? बकने वाला जो ज्यादा बोले, और अधिवक्ता अधिक बोलने वाला। और अधिक बोलने वालों के कौन होता है? जब गांव में कोई झगड़ा बवाल होता है और कोई आदमी आ जाता है, अर्थात तू बड़का बरिस्टर भाई बाटा, मतलब देखिए कहाँ जा रहा है, अर्थात अगुआ और आज ज्यादा बोलने वाला। तो मैं आप अधिवक्ताओं के बीच में ज्यादा हमें बोलना उचित नहीं लगता है। खैर, उसी तरह से जो इन शोषित और पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं, उस संविधान का शाब्दिक अर्थ ऐसे बताते कि संविधान, सम मीन्स बराबर और विधान ऐसा कानून जो सबके समान हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता भैया? हो ही नहीं सकता। सबके लिए एक कानून बन जाए और उससे दोनों वर्गों का फायदा हो, ऐसा असंभव है इस धरती पर। और गौतम बुद्ध ने कहा था इसलिए कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। एक गाय हो और वो नदी में या तालाब में घुस गई पानी पीने के लिए, और वहां पर एक जोंक है,
उसके स्तन में या कहीं भी अगर चोट लगा, खासकर ऐसी जगहों पर जो संक्रमित जगह होता है, जोंक वहीं पर घुसती है, जोंक घुस गई उसके थन में, चूस रही है खून। जोंक का स्वभाव क्या है, वो खून से ही जिंदा रहेगी। अब गाय को जोंक से अलग करिए, गाय को जोंक से अलग करना ये क्या है, उचित है? अगर आप मानते हैं सबका हित हो, सब भवन्तु सब मंगलम कहा गया है, ये बुद्ध के संदेशों में लोग बताते हैं, एक तरफ भी कहा भवन्तु सब मंगलम, सबका मंगल हो, और एक तरफ वो भी कहा गया जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये कंट्राडिक्शन हो, सबका मंगल हो ये गौतम बुद्ध कह सकते हैं, फिर ये कैसे कह सकते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि बहुत लोगों का हित हो, और यही सही है, क्योंकि बहुत लोगों का हित हो सकता है, कम लोगों का अहित होगा, उसी मार्ग को हमें अनुसरण करना चाहिए। तो अब अगर गाय को के स्तन से या जहां भी वो संक्रमित जगह पर खून चूस रही है, अगर जोंक को हटा देंगे तो गाय का क्या होगा और जोंक का क्या होगा? जोंक बचेगी। अब दोनों जीवित रहें तो उस दशा में क्या होगा, खून को चूसना पड़ेगा। तो ये असंभव, इसलिए धरती पर गौतम बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। गाय से देखना कि कितने % लोगों का भला हो सकता है और जोंक से कितने % लोगों का हानि और लाभ हो सकता है, इसी पर निर्णय लेना है, तभी वह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की संकल्पना जो है वो साकार होती है। और इसी मार्ग का अनुसरण कोई देश का, किसी भी देश का नागरिक बंधन में नहीं रहना चाहता। वो संविधान का निर्माण, किसी कानून का निर्माण ये शासक वर्ग जो होता है, जो सत्ता में बैठे लोग, वो अपने लिए करते हैं। आरक्षण जिस पर आप लोग बहुत ही जो आरक्षण के भोगी हैं, उन लोगों ने, मैं भी उसी का एक उपभोक्ता हूं, उपभोग कर रहा हूं, और ये कितने साजिश के तहत आरक्षण दिया गया, ये अगर समाज में जाए, शायद यशवंत भारती जी ने जो किताब लिखा है, मैं चाहूंगा कि पढ़े लो। और एक किताब डॉक्टर सुभाष कश्यप जी ने लिखा था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसको पढ़ेंगे तो वो जब बाद में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ था सन 2001 में, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब। और हूबहू ऐसे कमेटियों का गठन हुआ था जैसे संविधान निर्माती सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया में जिन कमेटियों का गठन हुआ था मेरे दोस्त। तो जब उसमें ए रिजर्वेशन की बात रखी गई, संविधान में डाली जा रही थी, तो उस पर भी बहुत बहस हुई कि ये संविधान में आरक्षण क्यों आ रहा है। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां उठाई कि एक बार आरक्षण दिया गया तो पाकिस्तान बटा, फिर आप आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं तो फिर देश का बंटवारा होगा। तो तमाम बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, तो अभी आप संविधान बनाना बंद करो, अभी आप संविधान मत बनाइए। किस कारण जो है आरक्षण दिया जा रहा है, पहले उसी पे एक कमीशन का गठन कर दीजिए, और ये ताकि आगे चल करके कोई इस तरह की जो है विसंगति न पैदा हो कि फिर देश का बंटवारा करना पड़े। तो मेरे दोस्तों, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, तो उस पर आरोप लगाया गया कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, और ये जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया जा रहा है ये इन्होंने किया है, और इसे तत्काल हटाया जाए, किसके मर्जी से इन्होंने किया है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े होते हैं संविधान सभा में और 4 नवंबर को कहते हैं कि ये जो आरोप कि आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था संविधान में किया जा रहा है, इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का कोई योगदान नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी को संविधान सभा में लिए गए निर्णयों के अनुसार ही संचालित होना है। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी कोई स्वतंत्र नहीं है जो अपने मर्जी से संविधान में जो चाहे वो कर सकती है। ये इस जो एडवाइजरी कमेटी और तमाम कमेटियों ने, संविधान सभा ने निर्णय लिया है। और आपको बता दूं कि जब सरकार अपने मर्जी से कोई सुविधा आपको देती है, जैसे खाद्य सुरक्षा बिल अधिनियम 2013 आया है, इसकी कहानी क्या है, तो आरक्षण जो दिया गया ये बहुत साजिश के तहत। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब होर्डिंग कहीं लगी रहती है, हाईवे पे आप जाते होंगे तो जो होर्डिंग लगाता है उसमें छेद कौन करता है, छोटे छोटे छेद होते रहते हैं, देखा आप लोगों ने?
हाईवेज पर अभी चुनाव प्रचार के दौरान या कोई एडवर्टाइजमेंट देना किसी कंपनी का, तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती हैं, बैनर्स लगते हैं और उसमें छेद किए जाते हैं। वो छेद कौन करता है? कोई अराजक तत्व या जिसने वो होर्डिंग लगवाया उसने कराता है? जो होर्डिंग लगवाता है वही कराता है। क्यों? ऐसा क्यों? हवा पास हो जाए, और हवा ने पास हो तो क्या होगा? पूरा का पूरा होर्डिंग। उसी तरह से संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जो इस समाज के थोड़े थोड़े, क्योंकि 50 में संविधान बन रहा है, अभी नौकरियों की में जो भर्ती होनी है, तो जो चंद लोग पढ़े लिखे थे, तो अगर कोई थोड़ा सा चतुर था तो नौकरियों में आ गए। जो नौकरी में नहीं आए वो नई नई पार्टियों का गठन हो रहा था, वो राजनेता और समाज के नेता बन गए उसी माध्यम। तो ये जो आरक्षण का लाभ था पॉलिटिक्स में और नौकरी में, हमारे जैसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं उसी 2%, मुश्किल से 1.5-2% उस समय की आबादी 2013 की बात कर रहा हूं, जब भाजपा सरकार नहीं आई थी, उसके पहले इस देश में 2,70,00,000 नौकरियां थी। अब 2,70,00,000 नौकरी में से 1,35,00,000 रिजर्व और 1,35,00,000 अनरिजर्व। 1,35,00,000 में खाली इस देश के अंबेडकर की बिरादरी को ही नौकरियां दे दीजिए तक का इस देश में भला हो जाएगा। तो उस रास्ते से पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी ने हमारे जैसे जो नौकरी करने वाले थोड़े मोड़े बुद्धि हुई, तो उनको उसी छेद किया, उसी रास्ते अपने खेमे में खड़ा कर लिया। हम लोग उधर चले गए। अब इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं रहा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि शोषक वर्ग की सत्ता उतनी ही मजबूत होती है जितना कि शोषितों के बीच की प्रतिभा को आत्मसात करने में जो समाज सफल हो जाए। जो शोषक वर्ग, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कहा कि शोषक वर्ग की सत्ता उतनी ही मजबूत होगी कि जितना कि शोषितों की प्रतिभा को आत्मसात करने में सफल हो जाए। तो ये सरकार भी, अभी वर्तमान सरकार ने भी ये 2013 में इसी फार्मूले को अपनाया। उदित राज कहाँ गए? उसी होल के माध्यम से उसी खेमे में चले गए। मतलब असंख्य मौर्य जी चले गए, उदित राज, सावित्रीबाई फूले, अनुप्रिया पटेल, न जाने कितने लोगों को जब लिया और अम्बेडकर को भी ले लिया और उनके नाम से चारों धाम बनवा दिया। और चारों धाम जो बना उसी से आप लोग भी खुद प्रभावित हुए। और कहाँ जाते हैं? और शोषक वर्ग की देखिए फूल बेजाटी में तब वो आ गए जब उन्होंने आपके उभरती हुई प्रतिभाओं को आत्मसात करने में वो सफल हो गए। तो कार्ल मार्क्स ने किसके लिए कहा था? उन्होंने नहीं अडॉप्ट किया, बट जीन के खिलाफ कहा उन्होंने। जो है जो भी सत्ता में बैठेगा, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर जात के लोग बैठे, ये उसका चरित्र होता है सत्ता में जो बैठता है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और अन्य देशों की भी जो सत्ताएं हैं, उन्हें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है। कार्ल मार्क्स ने कहा। और कार्ल मार्क्स ने खैर तो फिर आगे ये जो बन रहा था संविधान, इसमें जिक्र इन्होंने किया है कि जो आपके प्रियम्बल में है संविधान में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक टू इंश्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि हम भारत के भावी संविधान के द्वारा देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। इस पर बहस चल रही थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, 17 दिसंबर को उनको खड़ा किया जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर, इफ यू वांट टू से ऑन दिस एम्ड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज प्रोसीड। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, ये संविधान का उद्देश्य क्या होगा, तो उसके बारे में आप अपनी बात को रखें। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारा नंबर तो अभी 22 लोगों के बाद था और शायद परसों आता, हमारी कोई तैयारी नहीं और आज ही आप खड़ा कर दे रहे हैं। तो मैं फिलहाल आपने कह दिया तो मैं बताता हूं। हमारे प्रधानमंत्री और अपने आप को समाजवादी कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव लाया है, तो निश्चित ही कुछ सोच समझ के लाया है। और ये जो ये कह रहे हैं कि सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा इस संविधान से, तो ये हमें ये कतई विश्वास नहीं होता है इनके समाजवादी दृष्टिकोण पर। वो कहते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी पॉसिबल
for the future government of India to make justice, social, economic and political unless the nationalization of land and nationalization of industry is made. बाबा साहब डॉक्टर